Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Vijesh. Welcome to my channel विकास अकेडमी. सो आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज़. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज का है क्योंकि आपको मैं बता दूं पहले क्लास में जो पढ़ा था हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं. एक को हम लोकसभा कहते हैं, दूसरे को राज्यसभा कहते हैं और तीसरा एक अंग होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है. तो आज हम लोग ये पढ़ने की कोशिश किया जाएगा कि जैसे आप सब लोग डायरेक्ट चुनाव देते हैं, जैसे इसका मतलब आप वोट देते हैं एमपीज़ को, तो जो लोग एमपी लोकसभा के भी बनते हैं, राज्यसभा के भी बनते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्ट तरीके से, तो आखिर उनमें से आपने पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी मंत्रिमंडल, एक मंत्रिमंडल बनाई जाती है जो पूरे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके, यानी लोकसभा का 15% होती है और दोनों लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिला करके बनाए जाते हैं. राइट. तो इसमें यानी जो एमपी या जो लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर इन दोनों लोगों को मिला करके दोनों जगहों से हम मिनिस्टर्स चुनते हैं, ठीक है, जो 15% होते हैं. तो अब बाकी जो लोग होते हैं लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर, ये लोग जानते हैं क्या करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, उनको हम समझने की कोशिश किया जाएगा. तो हमने पढ़ा है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ एक मिनिस्ट्री बन गई, ठीक है, आपने पढ़ा 15% होती है. फिर उसके बाद आपको देखना है कि बाकी जो मेंबर होते हैं, जितने भी बचते हैं मेंबर लोकसभा के राज्यसभा के, ये लोगों का फंक्शन क्या होता है, क्या वर्क होता है, क्या काम होता है, क्या उनका रोल हमारे लिए होता है. तो पार्लियामेंट ने कुछ कमिटीज़ गठित की है, बनाई है. तो हम आज की क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उन कमेटी का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या फंक्शन होता है. ठीक है. तो आज क्लास इसी पर हमारा बेस्ड होगा. तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, दूसरों तक शेयर भी करिएगा. आपसे रिक्वेस्ट है, आप दूसरों तक शेयर करेंगे तो हो सकता है कि ये मेरा वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकेगा. मैं आपको बता दूं मैंने लगभग पॉलिटी का काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिया है. आप उनको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं या चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं. तो चलते हैं, समझते हैं आज हम लोग पार्लियामेंट्री कमिटीज़, संसद समितियां जो होती हैं वो क्या क्या उनका फंक्शन होता है, कितने साल के लिए बनाई जाएंगी या कब उसको डिजॉल्व किया जाएगा, इन सारे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश किया जाएगा. ठीक है, चलते हैं. मैं आपको बता दूं पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं स्पेशली 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है. एक को बोला गया है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरे को बोला गया एडहॉक कमेटीज. स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो हर साल फॉर्मुलेट होती है, हर साल इसको बनाया जाता है. एडहॉक कमेटी क्या होती हैं, इनको कभी जरूरत पड़ने पर बनाया जाएगा और फिर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा. तो आप आज पढ़ेंगे स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी में अंतर क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन कमेटियाँ स्टैंडिंग कमेटी में आती हैं, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी में आती हैं और कौन कौन चीज़ें हैं आपके एडहॉक कमेटी में आती हैं. राइट. तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जितने लोगों को आपने एमपी चुना है वो आखिर जाके पार्लियामेंट बैठते हैं तो करते क्या हैं, उनका फंक्शन क्या होता है. सबसे मेजर क्वेश्चन आपका यही होता है. तो हम आज लोग समझेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी, हमने देखा कि पार्लियामेंट्री कमेटी को 2 भागों में बांटा गया है. स्टैंडिंग कमेटी जो हर साल फॉर्मुलेट की जाएगी, एक होती है एडहॉक कमेटी जो टेम्पररी बेस्ड होती है, यानी जब जरूरत पड़ेगी तब मेंबर्स को मिला करके बना दिया जाएगा कमेटी, या फिर उसको जब काम खत्म हो जाएगा तो उसको डिजॉल्व कर दिया जाएगा. ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको, आपने पढ़ा है, समझा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी मंत्रिमंडल. इसमें आपने देखा लोकसभा राज्यसभा के दोनों मेंबर उसमें शामिल होते हैं मिनिस्टर के पद के लिए. ठीक है. अब लोकसभा में आपने पढ़ा है लोकसभा का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है. हम लोग वोट करते हैं उन मेंबर्स को, उन एमपीज को. इनडायरेक्ट चुनाव होता है राज्यसभा के मेंबर्स को, यानी हम लोग वोट नहीं करते हैं, जिनको हम वोट देते हैं वो वोट दे सकते हैं. या आपने पढ़ा है कि राज्यसभा के मेंबर को ग्रेजुएट्स होते हैं, लिटरेट से होते हैं, लिटरेचर से, सोशल साइंस से, अलग अलग क्षेत्रों से वो लोग वोट करते हैं. ठीक है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाई गई है 15% लोकसभा की, उनके अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं वो लोग करते क्या है. तो उन्हीं को मिला करके कहीं न कहीं पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है ताकि और भी फंक्शंस जो हैं उसके अलावा उन पे काम किया जा सके. इतना बड़ा देश है, इस देश को संभालने के लिए ये जो एमपी, ये लोग नेता जो होते हैं, ये लोग आखिर करते क्या हैं, उनके फंक्शन को समझने की कोशिश किया जाएगा. ठीक है. ओके. तो पहला आपने पढ़ा कि स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा है एडहॉक कमेटीज. एडहॉक कमेटी मैंने आपको बताया कि टाइम बेस पे बनाई जाती है, टाइम पे बनेगी फिर इसको हटा दिया जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहली कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी. के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, पहला आपका है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको हिंदी में आप बोलते हैं लोक लेखा समिति. पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको हिंदी में आप लोक लेखा समिति कहते हैं. ठीक है.
इसको फॉर्म किया गया सबसे पहले 1921 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ाया था, तो आपने उसमें पढ़ा होगा। 1909 में एक आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था वो, ठीक है। उसके बाद आता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या रिफॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। ये आता है, इसमें मॉन्टेग्यू कौन होते हैं? वायसराय होते हैं। चेम्सफोर्ड सेक्रेटरी होते हैं, राइट, इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो वायसराय क्या होता था? मेन लीडर होता था, मेन एक तरह से कह सकते हैं जैसे पीएम होते हैं, ठीक। उसी तरह से ब्रिटिश इंडिया के समय में वायसराय जो हेड होता था पूरे देश का, राइट। तो उस समय पे सेक्रेटरी और वायसराय थे। इन्होंने एक एक्ट लाया था 1919 में, इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या एक्ट, ठीक है। पास कहाँ से हुआ था ये बिल? ये बिल आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर के आया था, राइट, ओके। समझ में आ गया? तो फॉर्म इसे कब किया गया था? पहली बार 1921 में, 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग थ्रू। अब ये जो बॉडी होगी, यानी ये जो कमिटी होगी, ये हर साल फॉर्मुलेट की जाएगी, हर साल बनाई जाएगी। ये नहीं कि एक साल जीत के आ गए वोट, चुनाव जीत के आ गए तो आपको 5 साल के लिए इकट्ठे बना दिया जाए, नहीं, हर साल इसको बनाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब टोटल मेंबर्स जो होते हैं इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर जो होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर होंगे राज्यसभा से। बल्कि इस वाले कमेटी में आपको याद रखना है कि नो राइट टू वोट। राज्यसभा के मेंबर जो इसमें होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएगी तो उसमें, ठीक है। तो लोकसभा से 15 मेंबर, 7 होते हैं राज्यसभा से। समझ में आ गया? यानी कुल कितने मेंबर होंगे इस कमेटी में? 22 मेंबर होंगे, 15 होंगे लोकसभा से और 7 होंगे राज्यसभा से। समझ में आ गया? सीधे सीधे क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं प्रीलिम के लिए, वनडे के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। अब इसमें याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री हैं यानी कि मिनिस्टर हैं, उनमें से कोई भी मंत्री इस कमेटी का मेंबर नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी कमेटी, मैंने आपको शुरू में बताया कि जितनी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उसमें कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो मंत्रिमंडल का सदस्य है, राइट, ओके। समझ में आ गया ना? ठीक है। टर्म क्या होगा इनका? 1 साल का होगा, यानी हर साल बनाया जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, इसका टर्म कितना होगा? 1 साल के लिए इनका टर्म होगा। 1 साल के बाद फिर इसका दोबारा इसको बनाया जाएगा, फिर नए मेंबर आ सकते हैं इसमें, ठीक है, ओके। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन है सर्वे, बजट का सर्वे करना और चेक करना गवर्नमेंट के अकाउंट को, गवर्नमेंट को अकाउंट को चेक करना, प्लस बजट जो पेश था उसका सर्वे करना। हर साल बजट पेश होता, आपको याद है, ठीक है। तो हर साल बजट जो पेश होता है उसका सर्वे करना पूरी कमेटी करेगी, प्लस चेक करेगी गवर्नमेंट के अकाउंट को, राइट। ये इसके 2 मेजर फंक्शन है इस कमेटी के, पब्लिक अकाउंट कमेटी के, ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। अब इसमें जो मेंबर 15 लोगों, यहाँ लोकसभा से 7 लोग राज्यसभा से मेंबर जो चुने जा रहे हैं, यानी 22 मेंबर, ये लोगों का फंक्शन क्या होगा आपने देख लिया, टर्म क्या होगा देख लिया, कहाँ से चुने जा रहे हैं यह भी आपने देख लिया। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, कैसे चुने जाते हैं, किस बेस पे? क्या हम आप लोग वोट करते हैं इनको इस कमेटी के लिए, या इनका चुनाव और किसी तरीके से होता है? आपने पढ़ा है इंडिया में 2 तरीके के चुनाव होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो इनका भी चुनाव, सिंपल सी बात, इनका भी चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि जिनको हम चुने हैं वो सदस्य लोग इनको वोट करके भेजेंगे, ठीक है, इस कमेटी में भेजेंगे। यानी इनका चुनाव होगा, जो इसका नाम पूरा है आपने लिखा होगा इनडायरेक्ट चुनाव का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस सिस्टम से यानी इनडायरेक्ट सिस्टम से इनका चुनाव होता है इस कमेटी के सभी मेंबर्स का, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो इनडायरेक्ट चुनाव इनका हो गया, राइट, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इस कमेटी का एक चेयरमैन होगा, बाकी सारे लोग मेंबर्स होते हैं। यानी कि अगर 22 लोग हैं तो 22 में से एक मेंबर चेयरमैन होगा और बाकी लोग मेंबर्स होंगे। अब समझेंगे कि मेंबर होता कौन है इस कमेटी में। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा। ये कब कहा गया है, कब से बात हो गई है? 1967 से ये बात हो गई है कि इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा, ठीक है, वो कौन होगा? अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा, ठीक है। सपोज अगर मान लीजिए इस समय बीजेपी की पार्टी है प्रेजेंट टाइम में, तो इसमें अगर कमेटी बनाई जाती है, बनती है हर साल, अगर बनाई जाती है तो उसमें जो चेयरमैन होगा इस कमेटी का, पब्लिक
अकाउंट कमेटी का, यानी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसका जो चेयरमैन होगा अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा। सपोज अगर बीजेपी के अलावा जो सेकंड मेजोरिटी पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी में होती है, तो उसका लीडर जो होगा वो इसमें चेयरमैन बनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 में पड़ता है, इसके थ्रू एक बॉडी को गठित करने का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो कैग जो होता है, आपने पढ़ा है, कैग क्या करता है? सर्वे करता है, रिपोर्ट का लेखा जोखा करता है। इसका नाम ही है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी रिपोर्ट्स का लेखा जोखा करेगा, देखेगा कि फाइनेंस करेगा कि कहाँ कितनी गलतियाँ, कहाँ कितनी पैसे की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो पूरा लेखा जोखा करेगा। तो अब ये क्या करेगा? यही कैग जो होता है ये अपनी रिपोर्ट को पेश करेगा। ठीक है, अपनी रिपोर्ट को पेश करता है, रिपोर्ट को रखता है, प्लस इसीलिए इसको यानी कैग को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी वजह से इस कैग को कहा गया फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ कमेटी। इस कमेटी का, इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड एंड फिलोसफर कौन होता है? सीधी सीधी बात है, कौन होता है? कैग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आया हुआ कि कैग किस कमेटी का फ्रेंड एंड फिलोसफर है। सिंपल सी बात, क्वेश्चन 1 डे में आ जाता है, तो PSC का होता है। राइट, ओके, ठीक है, समझ में आ गया? तो पहली कमेटी आपने समझ लिया। अब इसमें याद क्या रखना आपको है? याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इस कमेटी में कितने मेंबर हैं, ठीक, कब बनाई गई थी सबसे पहले, ठीक है, प्रीलिम के लिए कब बनाई गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से इसको लाया गया था 1919 से, ठीक, 1921 में इसको फॉर्म किया गया। इसके बाद ये हर साल फॉर्मुलेट होती है, हर साल बनाई जाती है। इसमें 22 मेंबर होंगे, 15 होंगे लोकसभा से और 7 होंगे राज्यसभा से। और ये मेंबर जो होंगे इसमें से कोई मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। राइट, हर साल बनेगी। इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनका फंक्शन क्या होगा? बजट का सर्वे करना, प्लस गवर्नमेंट के अकाउंट को चेक करना। गवर्नमेंट अकाउंट चेक कौन करता है? कैग करता है। राइट, आपको याद रखना है। अभी कैग का टॉपिक आपको बचा हुआ, मैं पढ़ाऊंगा उसको भी। याद से आपको समझ में आ गया इतनी चीजें? ठीक है। नेक्स्ट कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, वो होती एस्टिमेट कमेटी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्राक्कलन समिति। अब इसमें जो एस्पिरेंट्स हैं हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। सबके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैटर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हूबहू इसको नोट कर लिया करिए। फिर उसके बाद जहाँ से कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर इसकी हिंदी क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी मीडियम से हैं तभी भी हेल्प होगी, इंग्लिश मीडियम से हैं आपको पूरी हेल्प हो ही रही है। ठीक है, मैटर इंग्लिश में लिखिए, समझने की कोशिश करिए, एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम इजी से इजी आपकी भाषा में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एस्टिमेट कमेटी क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या इसका रोल होता है, क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले एस्टिमेट कमेटी को बनाया गया था इसको 1950 में। एस्टिमेट कमेटी प्राक्कलन समिति, इसका नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा, एस्टिमेट तैयार करना, क्या चीज़ का, बजट से रिलेटेड कोई एस्टिमेट तैयार करना। ठीक है, और भी फंक्शन है देखेंगे। इसका मतलब क्या, प्राक्कलन कमेटी ये हर साल बनाई जाएगी। जैसे यहाँ आपने देखा था PSC क्या होती, हर साल बनाई जा रही थी, यानी समझ लीजिए सिंपल सी बात कि जितनी भी स्टैंडिंग कमेटियां हैं ये हर साल बनेंगी। राइट, ये हर साल फॉर्मुलेट की जाएंगी ताकि फंक्शन ढंग से हो सके। स्टैंडिंग कमेटी जो होंगी ये टेम्पररी बेस्ड होंगी, जब जरूरत पड़ी तब बनाया जाएगा, फिर इसको डिस्बैंड कर दिया जाएगा। राइट, ओके। नेक्स्ट, एस्टिमेट कमेटी समझ हर साल बनाई जाएगी, क्लियर है। कब से इसको लागू किया गया, कब से बनाया जा रहा है इस तरह कमेटीज को? 1950 से। 1950 में आपको याद होगा पार्लियामेंट के थ्रू, जो भी पार्लियामेंट के थ्रू या असेंबली के थ्रू आपका संविधान बनाया गया था, 1950 में इसको लागू किया गया है। सारी चीज़ें 1950 से लागू हैं। तो आपको याद रखना 1950 में ही एस्टिमेट कमेटी को पहली बार फॉर्म्ड किया गया था। ठीक है, अब उस समय जब बनाया गया था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे जॉन मथाई साहब, उनके रिकमेंडेशन पे इनको इस कमेटी को बनाया गया था। समझ में आ गया? ठीक है, बेस आपको याद रखना है। कब बनाया गया था? 1950 में। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथाई, उनकी रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था, उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया। समझ में आ गया? अब इस कमेटी का जो एस्टिमेशन होगा, जो भी कमेटी रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में नहीं रखा जाएगा। सिंपल चीज, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी, याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें टोटल जो मेंबर्स होंगे, टोटल सदस्य होंगे वो 30 होंगे।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सब के सब कहाँ से होंगे? लोकसभा से। सारे मेंबर इसमें कहाँ से होंगे? लोकसभा से होंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात है, लोकसभा का मतलब कह सकते हैं कि जो मतलब जो जीती हुई पार्टी है, जो जैसे बीजेपी है, तो उसके सारे मेंबर यहाँ से आएंगे, राइट। आप देखेंगे तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर बीजेपी से होते हैं, मतलब जो पार्टी जीती हुई है उसी से हैं। तो हो सकता है कि इस एस्टीमेट कमेटी में सारे मेंबर कहाँ से हों? लोकसभा से हों और रूलिंग पार्टी के ही हों। ठीक, सिंपल सी बात। क्लियर हो गया? ओके। ऐसा नहीं है कि अदर पार्टी से हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, उससे भी हो सकते हैं। तो टोटल 30 मेंबर होंगे और सब के सब केवल लोकसभा से होंगे, याद रखना है आपको। यहाँ पे दोनों जगह से हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे सारे मेंबर लोकसभा से ही हो रहे हैं। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग चेयरमैन की। चेयरमैन कहाँ का होगा, कौन होगा? हमने पीएससी में अभी देखा है कि पीएससी में अपोजिशन पार्टी का चेयरमैन हो रहा था, लीडर ही चेयरमैन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इस एस्टीमेट कमेटी में जो मेंबर होगा, चेयरमैन होगा, वो कौन होगा? रूलिंग पार्टी से ही होगा, राइट। समझ में आ गया? तो जिसका सेंटर में गवर्नमेंट है उसी का मेंबर यहाँ पे चेयरमैन होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया दोनों पॉइंट? ओके। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। किसके फंक्शन की? एस्टीमेट कमेटी की। एस्टीमेट कमेटी के फंक्शन की बात करते हैं। इनका रोल क्या होता है, काम क्या होता है? जो लोग इसमें चुन लिए गए 30 लोग, अब 30 का मतलब याद रखना है, इस कमेटी का मेंबर इस कमेटी में नहीं आएगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का मेंबर भी इसमें नहीं आएगा, मिनिस्टर भी नहीं आएगा, राइट। ओके। तभी तो सभी का रोल समझ में आएगा। जितने जीत के गए हैं, इसे आपने पता है 545 लोग जीतते हैं किसमें? लोकसभा के चुनाव में, और राज्यसभा में 245 लोग। तो अब 245, 545 इतने लोग आखिर जाते कहाँ? क्या सब लोग 15% यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वही लोग काम करते हैं, या पूरा सब लोग वही देश को संभालते हैं? नहीं, और भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लीडर्स हैं, ये लोगों का भी फंक्शन अलग अलग बांटा गया है। इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी की जरूरत पड़ती है। मेन आपका ऑब्जेक्टिव यही है पार्लियामेंट्री कमेटी का बनाने का। ठीक है। ओके। फंक्शन देखते हैं। पहला, बजट का एस्टिमेशन करना, यानी बजट को तैयार करना। किसका काम है? ये एस्टीमेट कमेटी का काम है। और यही जो एस्टीमेट कमेटी का नाम सेम टू सेम है, आपको याद रखना है। एस्टीमेट कमेटी का काम क्या होगा? बजट को एस्टीमेट करना, बजट को तैयार करना। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिसी एंड बेटर मैनेजमेंट। पॉलिसी तैयार करना फॉर द बेटरमेंट के लिए, बजट के बेटरमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी लगाना, ताकि बजट जो हमारे पास आ रहा है सरकार का, उसका सही से यूज हो सके। इसलिए सही सही पॉलिसीज बनाना और सही तरीके से उसको सही वे में खर्च करना। तो बजट मैनेजमेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना किसका काम होता है? एस्टीमेट कमेटी का। सिंपल सी बात। ओके। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को एडवाइज करना गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को एडवाइज करेंगे कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए, राइट। ये भी करेंगे। टू सर्वे एवरी डिपार्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टू सर्वे, ये हर डिपार्टमेंट का सर्वे करेंगे। हर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, हमने पढ़ा है मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। याद रखना आपको, मिनिस्ट्री होती है जो, उसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। तो हजारों डिपार्टमेंट होंगे, तो उसमें जो भी होंगे, हजारों नहीं, हाइपरबोल है ये। ओके। तो जितने डिपार्टमेंट होगा उनका सर्वे करना कौन करता है? सर्वे एस्टीमेट कमेटी। आपको याद रखना है। ठीक है। ओके। आगे चला जाए। नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट टू गवर्नमेंट नॉट पार्लियामेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना। यहीं से क्वेश्चन फंसाएगा प्रीलिम के लिए कि ये रिपोर्ट किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। इसका मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसको देंगे, ना कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों हाउस या लोकसभा राज्यसभा में नहीं रखेंगे, बल्कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ना कि किसी पार्लियामेंट के भाग को। ठीक है, समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट, सजेस्ट गवर्नमेंट को सजेस्ट कर देंगे फॉर द ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे। समझ में आ गया। ओके। फिर से देखते हैं एक बार, फंक्शन क्या है? बजट को तैयार करना, ठीक है, पॉलिसी बनाना बजट बेटरमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को एडवाइज करना गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, सर्वे हर डिपार्टमेंट का करना, एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट को क्या करना? रिपोर्ट करना, ना कि पार्लियामेंट को। समझ में आ गया फंक्शन? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एस्टीमेट कमेटी आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। जो भी डाउट होगा आप इसमें कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी कमेटी में मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, मिनिस्टर को पद नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट एंड थर्ड कमेटी जो होती है हमारी,
थर्ड कमेटी है आपकी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, एंड दैट इज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसका नाम है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहा हूं कि पहली कमेटी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरी कमेटी एस्टिमेट कमेटी, ये भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा, नोट करेंगे तो आपको अच्छा होगा, आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे चलते हैं हम लोग कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसको फॉर्म किया गया था 1964 में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1964 में इसको किया गया है, 1950 में इसको किया गया है, 1992 में 1 में अकाउंट कमेटी किया गया था, राइट। तो आपको याद रखना डेट, ठीक है। अब रिकमेंडेशन किसके द्वारा की गई थी फॉर्मुलेट करने के लिए कमेटी को, इस कमेटी को? कृष्णा मेनन साहब। कृष्णा मेनन साहब की कमेटी थी। उस कमेटी ने रिकमेंड किया, सुझाव दिया कि पब्लिक अंडरटेकिंग पे भी कोई कमेटी होनी चाहिए, राइट। समझ में आया? ओके। तो जब 1964 में इसको बनाया गया था तो उस टाइम पे इसमें कितने सदस्य थे याद रखना आपको है। उस टाइम पे आपके 15 सदस्य थे। कब? 1964 में, जिसमें से 10 सदस्य होते हैं कहाँ से? लोकसभा से, और 5 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। समझ में आ गया? कितने सदस्य? 15 सदस्य होंगे। इसमें से 10 होंगे लोकसभा से, 5 होंगे राज्यसभा से। ये कब बात करी थी? जब इसको ओरिजिनली पहली बार फॉर्मेट किया गया था तब। फिर अब समझना आपको 1974 में इसकी संख्या बढ़ा दी गई। 1974 में इनकी संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। उसको देखते हैं कितनी बढ़ाई गई। अभी हमने ये संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 22 हो गई। 22 में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इस कमेटी में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से मेंबर बन जाते, बढ़ गए, ठीक है, बढ़ा दिया गया। अब हम देखेंगे इनका टर्म कितने साल होगा? 1 साल। इसका भी मैंने बताया जितने भी कमेटियाँ पार्लियामेंट्री हैं सबका टर्म 1 ही साल का है, ठीक है। वर्क इनका क्या होगा? वर्क होगा PSUs को, यानी इसका नाम ही क्या है? कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसका मतलब पब्लिक के यानी सरकार की जो भी अंडरटेकिंग मतलब सरकार की जो खान से फैक्ट्री कंपनीज हैं, PSU इसको आप बोलते हैं, उन कंपनियों का एस्टिमेट करना, उनका सर्वे करना इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसीलिए इसका नाम क्या था? कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इस कमेटी में कुल मेंबर कितने हैं? 22 हैं। 22 में से 15 लोकसभा से मेंबर रहेंगे और 7 राज्यसभा से। इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन होगा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का सर्वे करना, यानी पब्लिक कंपनीज का सर्वे करना, ठीक है। समझ में आ गया? अब पब्लिक कंपनीज क्या होती हैं आपको समझिएगा, यानी जो कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है, जैसे कोयले की खान, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, या जो भी कंपनी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, उनको हम बोलेंगे PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कह सकते हैं, राइट। आपने देखा है 2 चीज़ों में बढ़ता है। एक होगा आपका, एक साइड गवर्नमेंट है, ठीक है, इसकी कंपनीज हैं, और एक है प्राइवेट कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट जितनी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उसको सर्वे करने के लिए कौन सी कमेटी है? पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, राइट। समझ में आ गया इसके फंक्शन? ओके। सारी कंपनी सर्वे ये करेंगे। इसमें फिर नेक्स्ट वही चीज़ है कि इसमें कोई मिनिस्टर नहीं होगा, यानी मिनिस्टर इसमें शामिल मेंबर नहीं बनता, सिंपल से। इलेक्शन सेम वही टर्म होगा, उसी तरह से इलेक्शन का करवाया जाएगा जैसे PSC का हो रहा था। PSC का मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका होगा, यानी वहीं के मेंबर ही इनको चुनेंगे, इन कमेटी के सभी मेंबर्स को, राइट। क्लियर है? ओके। अब इसका चेयरमैन कहाँ से होगा? चेयरमैन सिंपल सी बात भाई, रूलिंग पार्टी से होगा। जो इसमें पार्टी उसमें रूल कर रही होगी, उस पार्टी से का चेयरमैन बनाया जाएगा, राइट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अब आपने तीसरा पढ़ लिया। पहला पढ़ा आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा एस्टिमेट कमेटी, तीसरा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये तीनों कमिटीज आपकी अच्छे से कवर हो गई। समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चन आते हैं, कितने मेंबर की कमेटी है, कौन चेयरमैन होता है, कब बनाया गया था, ठीक है, क्या इसका फंक्शन है। 4 क्वेश्चन आपको याद रखना हमेशा है। डिस्कस करते रहिए, डिबेट करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी चीज़ आपको याद होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि रोज रोज आपको सेम पढ़ना ही 10 घंटे बैठ कर, नहीं, उसको बस पेज उलट करके आप देख लीजिए। नोट बनाए रहेंगे तो आपको पेज पलटेंगे तो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, नोट बनाते रहिए। नेक्स्ट कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी एक है, अगली कमेटी है, इसका नाम है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। क्या नाम है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है।
ये कमिटीज़ क्या होती है, बहुत सी कमिटी होती हैं डिपार्टमेंट वाइज। मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कमिटी होती हैं उसको चेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बहुत सारी होती, मेनी होती हैं। फॉर्म की गई थी पहली बार इसको 1993 में, 1993 में इसको फॉर्म किया गया था पहली बार, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, ठीक है। तो जब इसको फॉर्म किया गया था उस समय कुल कमेटी कितनी थी, 17 कमिटीज। पूरी ऑल इंडिया में डिपार्टमेंटल कमेटी कितनी थी, 17 थी, ठीक, समझना आपको। अब 17 कमेटी थी उस समय इसको भी हर साल फॉर्म किया जा रहा था। फिर 17 से बढ़ा करके इनकी संख्या क्या कर दी गई, 24 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 24। तो प्रेजेंट टाइम में 24 पूरी स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है पूरी ऑल इंडिया में, ठीक है, आपको समझना। अब 24 में जो कमिटीज होंगी वो 16 जो होंगी वो राज्यसभा से, लोकसभा से बनाई जाएंगी। 8 जो होंगे कहाँ से बनाई जाएगी वो, यानी इनका फंक्शन कौन बनाएगा, राज्यसभा से। सिंपल सी बात, देखिए समझिए। 24 कमेटी ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें से 16 कमेटी लोकसभा के मेंबर बनाएंगे, यानी लोकसभा से मिलकर के बनाई जाएगी। क्लियर हो गया। 8 जो होगी राज्यसभा के थ्रू बनाई जाएगी। 8 कमिटीज, कुल मिला कितनी कमेटी हैं, 24 कमेटी। टोटल इंडिया में 24 कमेटी, जिसमें 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से। समझ में आ गया, 8 राज्यसभा से, लोकसभा हो गया, ठीक है। अब ये बात कब कह दी गई थी, 2004 में। 2004 में इसकी संख्या 17 से बढ़ा के 24 कर दी गई। याद हो गया आपको, समझ में आ गया। अब याद रखना है, अब इसमें आपको देखना है कि हर कमेटी, 24 कमेटी की हर कमेटी में 31 सदस्य होंगे। समझ में आ गया, याद है, क्लियर है। 24 कमेटी में हर कमेटी में 31 मेंबर होंगे, जिसमें 21 जो होंगे वो 21 मेंबर लोकसभा के और 10 मेंबर राज्यसभा के हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये चीजें। तो 10 राज्यसभा के, 21 लोकसभा के। समझ में आ गया, राइट, क्लियर है। डिस्प्यूट होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको ये समझना है, हालांकि इतना डीप में नहीं जाना है, आपको समझना है कि ये कमिटीज, जो डिपार्टमेंटल कमिटीज क्या होती हैं, ये कमिटीज हर डिपार्टमेंट वाइज बनाई जाती हैं। कुल 24 कमिटीज में है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है। हर कमेटी में 31 मेंबर होंगे, 31 में से जो 21 होंगे आपके लोकसभा के रहेंगे मेंबर्स और 10 होंगे राज्यसभा के। सिंपल, समझ में आ गया, ओके। इसमें भी सेम वही बात है, इसमें भी कोई मिनिस्टर नहीं होगा, इसमें भी कोई मिनिस्टर नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। अब राज्यसभा के चेयरमैन साहब, इन लोगों को जो राज्यसभा से अपॉइंट हो रहे हैं वो चेयरमैन साहब ही नॉमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट भी करते हैं, नॉमिनेट भी करते हैं। यानी जो नॉमिनेट होंगे वो लोग नॉमिनेट किए जाएंगे और जो इलेक्ट होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा। अब इनका इलेक्शन आपने देखा कैसे हो रहा था, इन लोगों का इलेक्ट हो रहा था कैसे कमेटी, ये सब इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, हम लोग इनको वोट नहीं देते हैं, हम जिनको एमपी को चुने हैं वो लोग इस कमेटी के मेंबर को चुन के कमेटी को फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। इनका फंक्शन क्या होगा, किस कमेटी का, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का फंक्शन क्या होगा, टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी एग्जीक्यूटिव को और भी अकाउंटेबल बनाना, ताकि हर ग्राउंड तक ढंग से अच्छे तरीके से फंक्शन हो सके। इसलिए डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट की कमेटी बना दी गई है, राइट, समझ में आ गया, ओके। और दूसरा चीज़, बजट पे जो एस्टिमेट होता है, बजट का असिस्ट करना, बजट की डिबेट करना, ताकि बजट ढंग से और पेश हो सके। कुल मिला जुला करके अब तक जो हमने कमेटी पढ़ी है, स्टैंडिंग कमेटी, सारी कमेटीज अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए ही एग्जीक्यूटिव की बनाई गई हैं, राइट, सारा ढंग से काम हो सके इसलिए सब कमेटीज को बनाया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक मैंने आपको जो बताया, ये बताया स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। स्टैंडिंग कमेटी में 4 कमेटी आपको मैंने समझा दिया अच्छे ढंग से, ठीक है। थोड़ा लंबा क्लास होगा लेकिन कोई नहीं, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए और पूरी क्लास देखने की कोशिश करिए, ठीक है। 4 कमेटी आपने समझ लिया, पढ़ लिया। अब जो हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडिंग कमेटी की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा किसमें, एडहॉक कमेटीज पे। एडहॉक कमेटी की आपको समझना है, एडहॉक कमेटी होती क्या है, इतना समझ में आ गया, नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिसंबर तक पूरी पॉलिटी, इकोनॉमिक और जियोग्राफी तीनों चीज़ों ढंग से आपको पढ़ा दूँ, समझा दूँ। वीडियो अपलोड हो जाएगा, सारा वीडियो आपको फ्री मिलेगा। आप दोस्तों को शेयर करिए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं किसको, हम लोग समझते हैं एडहॉक कमिटीज़ को। एडहॉक कमेटी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या होती है। मैंने आपको बताया कि टेम्पररी बेस पे इसको बनाया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है? टेम्पररी बेस पे, जब जब जरूरत पड़ती है तब इसको फॉर्म कर दिया जाएगा। टेम्पररी होती हैं, जब जरूरत पड़े तब फॉर्म किया जाएगा। इसका मतलब ये हर साल नहीं बना सकते, जब जरूरत पड़ेगी तभी बनाए जाएंगे। तो पहला आपका है सेलेक्ट कमेटी। इसमें आप पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है एक सेलेक्ट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी। ठीक है, पहला हो गया आपका एडहॉक कमेटी में सेलेक्ट कमेटी। दूसरा कमेटी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, ये कमिटीज दो इंपॉर्टेंट इसमें है, आपको इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है जब जरूरत पड़ती है कमेटी बनाई जाती हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है ये चीज़ें। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके प्रीलिम के लिए आते हैं मैंने आपको वो टॉपिक बता दिया, समझा दिया अच्छे ढंग से। अब आप इसको वीडियो को नोट कर डालिएगा, देख लीजिएगा सारे नोट्स को और रिवाइज कर डालिएगा। बस इसमें याद रखना है कि हर टाइम पर एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी, टेम्परेरी बेस पे रहेगी। ठीक है, जरूरत पड़ने बनाई जाएगी। फिर एडहॉक का मतलब भी टेम्परेरी। ठीक है, तो सेलेक्ट कमेटी जैसे हो गया, ज्वाइंट पार्लिया कमेटी, इन कमिटीज़ को दो कमिटीज़ को मिलाकर कुछ बनाया जाता है किसी काम के लिए, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट कमेटी। सिलेक्शन के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है उसको बोलते हैं सिलेक्ट कमेटी। ठीक है, इतना आपको जनरली समझना है इस क्लास में। राइट, समझ में आ गया? ओके, तो आज क्लास बस यहीं तक। कल हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास हमारा जो होगा वो होगा पंचायत राज सिस्टम पे। राइट, अगला क्लास होगा हमारा पंचायत राज सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि थर्ड ईयर बॉडी होती है, तो हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके प्रीलिम के लिए आते हैं। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून, कीप वॉचिंग।